नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस की परीक्षा आज से शुरू हो गई है तथा 5 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो भी इम्पॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस के प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप तक हम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की सीरीज चला रहे थे, उस एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की सीरीज से बहुत सारे प्रश्न डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आपने हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को नहीं देखा तो आपसे निवेदन है कि आप एग्ज़ाम देने से पहले उस सीरीज़ को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि इस सीरीज़ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आगे भी फंसेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि आज का जो वीडियो है, आज का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है 5 अक्टूबर का, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को पूछा गया है। तो पहला इंडेक्स से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने आपको दिया हुआ था। एक ही वीडियो में मैंने लगभग 1 घंटे का आपका वीडियो होगा, आधे से घंटे का होगा। उसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट सूचकांक को, सभी इंपॉर्टेंट जो आपके पुरस्कार हो सकते थे, इसके अलावा डे एंड थीम को भी हमने कवर कराया था। तो उसी से रिलेटेड डायरेक्टली प्रश्न यहाँ पे पूछा गया एक, और यूएनडीपी में यानी कि मानव विकास सूचकांक जो होता है उसमें भारत की रैंक क्या है। तो इससे जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट उसको ये डिस्कस कर लेते हैं। तो यूएनडीपी के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है, मानव विकास सूचकांक को, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यूएनडीपी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। तथा यूएनडीपी के प्रमुख वर्तमान में अचीम स्टेनर हैं। इसकी स्थापना की गई थी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की 22 नवंबर 1965 को। अब हम सूचकांक की बात करें तो जो मानव विकास सूचकांक है, इसमें नॉर्वे पहले स्थान पे है, आयरलैंड दूसरे स्थान पे, स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पे, हांगकांग चौथे पे और आपका आइसलैंड 5वें स्थान पे। इसमें भारत की रैंक क्या है, तो भारत का स्थान इसमें है 131वां, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा नाइजर इसमें सबसे लास्ट स्थान पे है मानव विकास सूचकांक में। तो ये सूचकांक आपका पूछा गया था। इंडेक्स का एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो सिंपली आप जाके एमटीएस की जो प्लेलिस्ट हमारे परीक्षा वर्ल्ड चैनल पे, उसको आप सिंपली जाके फॉलो कर लीजिएगा। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट सूचकांक को मैंने पढ़ाया है, जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार को मैंने पढ़ाया, उनको आप एक बार जरूर से देख लीजिएगा एग्जाम देने जाने से पहले। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, इस समय यानी कि वर्तमान समय तक भारत में संचालित देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा, यानी कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कौन सा अब तक का संचालित। तो ये आपको मिलेगा सिमहाद्री थर्मल स्टेशन, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। यह अब तक का संचालित देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। लेकिन आगे और भविष्य में 2 बनाए जा रहे हैं सोलर संयंत्र जो सबसे बड़े हो जाएंगे। एक तो आपका बनाया जा रहा है तेलंगाना के रामागुंडम, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट टू बी सेट अप एट रामागुंडम इन तेलंगाना। तो यह आगे आने वाले समय में यह भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट हो जाएगा, मतलब सोलर पावर प्लांट हो जाएगा, जो कि तेलंगाना रामागुंडम में बनाया जा रहा है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश की सीमाओं से रिलेटेड। तो आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की सीमाएं सर्वाधिक राज्यों से टच होती हैं। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली, यानी कि 8 राज्यों और एक यूनियन टेरेटरी से जो है उत्तर प्रदेश की सीमा टच होती है। तो इसे आपको याद रखना, 8+1, एक इसमें है यूनियन टेरेटरी दिल्ली। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड पहला हो गया, हिमाचल प्रदेश दूसरा हो गया, हरियाणा तीसरा हो गया, राजस्थान चौथा, मध्य प्रदेश 5वां, छत्तीसगढ़ 6वां, झारखंड 7वां और बिहार 8वां। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला आपको मिलेगा सोनभद्र, जिसकी सीमाएं कितने राज्यों से लगती है, तो टोटल 4 राज्यों से सोनभद्र की सीमाएं लगती हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से 4 राज्य हैं? एमपी हो गया, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया और झारखंड हो गया। ये 4 राज्य जिनकी सीमाएं सोनभद्र से लगती हैं। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद इसको तो मैंने पढ़ा दिया। अब क्रोमोसोम से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, तो मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य के शरीर में 23 जुड़ी होती है, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से पुरुषों में 44+XY जबकि महिलाओं में 44+XX गुणसूत्र होते हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। पुरुषों तथा महिलाओं में 22 जोड़े यानी कि 24 गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है पुरुषों में XY होता है तथा महिलाओं में XX होता है, जो कि लिंग गुणसूत्र होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है यह पुरुषों में XY होता है और महिलाओं में XX होता है, जिसको हम लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। यानी कि 23वां जो गुणसूत्र होता है जोड़ा, वह लिंग गुणसूत्र कहलाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था डांस रिलेटेड, मटकी डांस कहाँ का, तो मध्य प्रदेश का है। अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो अबुल फजल ने। तो इसे भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया था आज। इसके बाद यहाँ पे जो पैरा ओलंपिक्स खेल हुए थे, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था
तो इसके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन बन सकती है उसको आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, जो 2020 के पैरा ओलंपिक्स खेल हुए थे इसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन था। तो आप ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग सेरेमनी में आपका भारतीय ध्वजवाहक थे कौन, तो भारतीय ध्वजवाहक थे ओपनिंग सेरेमनी के आपके टेक चंद्र। तो इसे आप याद रखिएगा, टेक चंद्र जो थे भारतीय दल के ध्वजवाहक थे ओपनिंग सेरेमनी के। वहीं क्लोजिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक थी अवनी लखेरा। तो इसे भी आप याद रखिएगा, क्लोजिंग सेरेमनी यानी कि समापन सेरेमनी के ध्वजवाहक थी अवनी लखेरा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इस बार का जो पहला ओलंपिक खेल हुआ है इसमें इन्होंने 2 मेडल जीता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा ये जो अवनी लखेरा है किसी एक पैरा ओलंपिक खेलों में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट भी बन गई हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा ये समापन समारोह की ध्वजवाहक थी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तथा भारत ने टोटल 19 पदक जीते हैं इस पैरा ओलंपिक्स में। और तो इसे आप देख लीजिए, टोटल 5 पदक आपके थे। स्वर्ण पदक अवनी लखेरा ने जीता, और सुमित अंतिल ने जीता, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत, केसर नागर और कृष्णा नागर। तो ये 5 लोग थे जिनके द्वारा जो है आपका जीता गया स्वर्ण पदक। इसके अलावा 6 लोग थे आपके जिन्होंने कांस्य पदक जीता, सुंदर सिंह गुर्जर, सिंहराज धाना, शरद कुमार, अवनी लखेरा, इसके अलावा हरविंदर सिंह, मनोज सरकार। इनके खेल भी आपको याद रखना। तो खेल भी मैंने सामने लिखा हुआ है, तो खेल भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अवनी लखेरा जिन्होंने 1 कांस्य और 1 गोल्ड मेडल जीता, ये शूटिंग से रिलेटेड हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं 8 मेडल आए थे रजत पदक पैरा ओलंपिक्स में थे। इनके नाम भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे पढ़ूंगा नहीं। तथा इनका खेल भी आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। टोटल आपके 19 मेडल जीते गए पैरा ओलंपिक्स खेलों में भारत के द्वारा। तथा इसमें ध्वजवाहक कौन था, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा जो अवनी लखेरा इन्होंने 1 मेडल सिल्वर जीता और 1 आपका गोल्ड, नहीं सिल्वर नहीं कांस्य जीता था। तो 1 अवनी लखेरा ने कांस्य जीता और 1 गोल्ड जीता। इसके साथ ही ये किसी भी पैरा ओलंपिक खेल में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गए। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे तो पैरा ओलंपिक्स के बारे में हमने बात कर ली है। आइए बात कर लेते हैं ओलंपिक्स खेलों के बारे में 2020 के। तो इसका मैंने सेपरेट वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो इसके बारे में आपको देख लीजिएगा। मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था 50 इंपॉर्टेंट MCQs का 5 अक्टूबर के अभ्यर्थियों के लिए, तो उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद उसमें हमने इसके बारे में डिटेल में बात की हुई है। तो 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ है इसमें भारत में टोटल 7 मेडल जीते हैं भारत ने, जिनमें से 1 गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता, 2 रजत पदक मीराबाई चानू और रवि दहिया ने, और 4 कांस्य जीता पदक भारत ने। तो इससे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं भारतीय ध्वजवाहक थे ओपनिंग सेरेमनी के मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम, और क्लोजिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक थी बजरंग पुनिया। तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, तो इसे आप एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि पैरा ओलंपिक से खेल प्रश्न पूछा जा चुका है, तो अब चांस ज़्यादा बनता है कि आपके एग्जाम में यहाँ ओलंपिक से भी प्रश्न पूछा जाए। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपको पूछा गया था भारत रत्न पुरस्कार से रिलेटेड। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके बन सकते हैं भारत रत्न पुरस्कार से रिलेटेड उसको आइए देख लेते हैं। तो 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी भारत रत्न पुरस्कार की, किसके द्वारा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तथा 1954 में जो पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था तो 3 लोगों को दिया गया था, सी राजगोपालाचारी को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को। इन 3 लोगों को पहली बार 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। 1966 में पहली बार मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। वहीं 2014 में सचिन तेंदुलकर को और चिंतामणि नगेशा रामचंद्र राव को दिया गया। वहीं 2015 में दिया गया किसको, तो मदन मोहन मालवीय को और अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया 2015 में। तथा लेटेस्ट 2019 में दिया गया था प्रणब मुखर्जी को, नानाजी देशमुख को और गायक भूपेन हजारिका को यह सम्मान दिया गया था 2019 में। तथा यह जो आपका भारत रत्न पुरस्कार है भारत का सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे बड़ा जो पुरस्कार है नागरिक सम्मान वह है भारत रत्न। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है वह है भारत रत्न। वहीं अगला प्रश्न पूछा गया था भारत की राजधानी के बारे में। तो आप ध्यान दीजिएगा, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी, तो दिल्ली बनी थी भारत की राजधानी 1911 के दरबार में। जो 1911 का दिल्ली दरबार था यह आयोजित किया गया था। इसी में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की बात की गई थी। तथा पूर्ण रूप से 1912 में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा जो 1911 का दिल्ली दरबार था जिसमें भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की बात की गई थी, यह किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो उस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद थार मरुस्थल से प्रश्न पूछा गया था। तो भारत का यह मरुस्थल थार मरुस्थल है तथा यह सबसे ज़्यादा आबादी वाला मरुस्थल भी, जिसे भी आप याद रखिएगा, यह सबसे ज़्यादा आबादी वाला मरुस्थल भी है थार मरुस्थल। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं एक प्रश्न पूछा गया था पद्मनाभा स्वामी मंदिर के बारे में। तो यह सभी प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, जो मेरा डेली बेसिस पे
डेली बेसिस पे मेरा वीडियो को फॉलो करते हैं एमसीक्यूज वाली सीरीज़ को, वे सभी प्रश्न को आसानी से कर लिए होंगे। तो पद्मनाभा स्वामी मंदिर आपको मिलेगा केरल में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा गन्ना अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा कोयम्बटूर में, इसको भी मैंने पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क को तुमने ऑलरेडी कई बार कवर किया हुआ है, यह आपको मिलेगा असम में। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। वन स्कूल वन IAS योजना पूछी गई थी, तो यह आपकी योजना है केरल सरकार की। वन स्कूल वन IAS योजना जो है आपकी केरल सरकार की है। इससे मिलती जुलती एक योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक जिला एक उत्पाद योजना है आपकी, कहाँ की, तो उत्तर प्रदेश की। तथा इससे जुड़ी एक और योजना स्टार्ट की गई थी और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इसी तरह की एक योजना थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मध्य प्रदेश की सरकार की कौन सी योजना थी जो इसी तरह से मिलती जुलती थी। इसके अलावा GUI का पूरा नाम पूछा गया था, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इसका पूरा नाम GUI का क्या होता है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था आपका, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, तो तिरंगा हमारा अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो यह प्रश्न आपका पूछा गया था, तो चांस बनता है कि ये दोनों भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकें आगे आने वाले एग्जाम में, तो इनको आप देख लीजिए एक बार। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था जनगण मन। उसके अलावा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी अपनाया गया था। तो ये दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रध्वज आपसे पूछा गया, तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जो है कब अपनाया गया था, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं काजीरंगा को मैंने ऑलरेडी कवर कराया हुआ था। तो इसी तरह से मैंने सभी प्रश्नों को ऑलरेडी कवर किया हुआ, लगभग मैंने 500 से 600 प्रश्नों को कवर कराया था। अगर आपने डेली बेसिस पर मेरी सीरीज़ को फॉलो किया होगा तो आप आसानी से इन सभी प्रश्नों को कर पाएंगे। तो अगला प्रश्न क्या पूछा गया था यहाँ पे, हाँ, नीरज चोपड़ा को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो टाटा AIA का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया नीरज चोपड़ा को। ये भी प्रश्न आज पूछा गया था, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद आपका पूछा गया था सार्क के बारे में, सार्क में टोटल कितने देश हैं, तो सार्क के बारे में यहाँ पे मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन लिख दी है। टोटल 8 देश हैं सार्क के, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो टोटल 8 मेंबर है सार्क के। इसकी स्थापना की गई थी 8 दिसंबर 1985 को। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नेपाल की राजधानी काठमांडू में, तो इसे आप याद रखिएगा। सार्क का पूरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना, सार्क का पूरा नाम क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड, तो इसको मैंने ऑलरेडी कवर कराया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कवर कराया हुआ है। तो इसी तरह से मैंने सभी प्रश्नों को कवर कराया हुआ है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यह सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है, कहाँ पे, तो गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है। तथा इसके वास्तुकार कौन है, तो इसके वास्तुकार है राम सुतार, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा इसकी कुल ऊंचाई 182 मीटर, तथा यह 31 अक्टूबर 2013 को इसका निर्माण जो है आरंभ किया गया था 7 वर्ष पहले, तथा हाल ही में लेटेस्ट में यह बनकर तैयार हुई थी। तो इसका निर्माण कब स्टार्ट किया गया था, इससे भी आपको पता होना चाहिए। तथा यह सरदार पटेल की प्रतिमा, तथा 31 अक्टूबर को जो सरदार पटेल का बर्थडे होता है, जन्म दिवस होता है, उसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यह प्रश्न मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया था जो आज पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो इसको आप जाने से पहले, एग्जाम देने से पहले इसको एक बार देख लीजिएगा। G20 समिट आपसे पूछी जा सकती है। तो 2019 का G20 हुआ था जापान में, 2020 का सऊदी अरब रियाद में हुआ था, 2021 का भी होगा इटली रोम में, 2022 का होगा इंडोनेशिया में, 2023 भारत करेगा, 2023 आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसके अलावा 2024 का होगा आपका ब्राजील में। तो दोस्तों आज जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए तो उनको यहाँ पे हमने कवर कर लिया, उससे जुड़े जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी उसको मैंने यहाँ पे बता दिया है। तथा अभी शाम में मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा 50 इंपॉर्टेंट MCQs का। कल अगर आपका एग्जाम होगा तो उसको एक बार देख के चले जाइएगा, उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं GA के सेक्शन से। तो शाम में एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड करूँगा जो कि 50 बेस्ट MCQs का होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।